नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें काइनेटिक्स। काइनेटिक्स की स्टडी देखते हैं। काइनेटिक्स में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है। थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, दो पॉइंट बताए थे मैंने। एक तो था थर्मोडायनामिक्स ऑफ रिएक्शन एंड नेक्स्ट काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। अब तक अपन ने पढ़ा थर्मोडायनामिक्स ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट अभी देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। इससे पहले कुछ पॉइंट्स नोट करो। इसकी थ्योरी बुक से मैंने खुद लिखी है, तो उसका कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। ये सब पॉइंट तुम्हें लिखने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर बुक पढ़ते बैठो। ठीक है, एक एक पॉइंट देखो। सबसे पहला पॉइंट लिखो, है बहुत इजी, फास्ट लिखो थोड़ा। फर्स्ट पॉइंट है डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन टेल्स यू only the difference between stability of the reactants, only the difference between the stability of the reactants and products, between the stability of the reactants and products, and not about how fast the reaction occurs, and not about how fast the reaction occurs. Next, first point clear है सबको? Delta G naught of the reaction tells you only the difference between the stability of reactants and product and not about the how fast the reaction occurs. डेल्टा जी नॉट से क्या पता चलता है, रिएक्टेंट स्टेबल है या प्रोडक्ट स्टेबल है। ये क्लियर है सबको? डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है तो क्या स्टेबल होगा? प्रोडक्ट स्टेबल होगा ना। डेल्टा जी नॉट निगेटिव अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट लिखो, काइनेटिक्स describes the rate of chemical reactions. Kinetics describes the rates of chemical reaction and the factors that affect the rates of chemical reaction and the factors that affect those rates, and the factors that affect those rates. काइनेटिक्स से क्या पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, और उसका रेट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे चेंज हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट किसका रेट कम होगा, किसका रेट ज्यादा होगा, इससे पहले ये आ चुका है। केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने अरेनियस इक्वेशन बताया था, एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, ये याद है सबको? तो जिस भी रिएक्शन के लिए एनर्जी का बैरियर देखना है, एनर्जी का बैरियर अगर बहुत ज़्यादा है तब रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी या फास्ट? जैसे एक रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन है जिसमें एनर्जी का बैरियर ऐसे कम है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? बड़ा एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना इजी है या छोटा एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना इजी है? छोटा एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना इजी है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। और जिसका एनर्जी का बैरियर ज़्यादा होगा या बिगर अगर एनर्जी का बैरियर आ रहा है या हायर एनर्जी का बैरियर आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। यही पॉइंट है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन, द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन इंडिकेटेड बाय, एनर्जी बैरियर को इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है। देखो डेल्टा जी ऐसे यूज करना है, या सिंपली ऐसे करो, एक वर्टिकल लाइन दो हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट इक्वल टू का सिंबल नहीं है ये, एक वर्टिकल लाइन दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं डबल डैगर।
ये यूज करना है, डेल्टा जी इसके ऊपर ऐसे एक वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है? द एनर्जी बैरियर ऑफ रिएक्शन इंडिकेटेड बाय डेल्टा जी डबल डैगर is called the energy barrier of reaction indicated by delta G इस वे में is called the free energy of activation, is called the free energy of activation, free energy of activation, free energy of activation is equal to, बहुत ही इजी है, क्या आएगा इधर, जैसे अगर ये है मेरे पास, इधर क्या होगा, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और इधर ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी वैल्यू होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, लिख सकता हूं ना। यहां पे क्या आएगा, डेल्टा जी एक्टिवेशन इज फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर है सबको? नोट कर लो, बहुत सिंपल है। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा जी डबल डैश मतलब एक्टिवेशन, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन माइनस टी डेल्टा एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, नॉर्मल जो अपना फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा जी एक्टिवेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्टिवेशन माइनस टी डेल्टा एस एक्टिवेशन। क्लियर है? वेयर डेल्टा एच एक्टिवेशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एस एक्टिवेशन क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल है ये, याद रखोगे, चाहे तो नोट करना है तो नोट भी कर लो। इट इज एंथैल्पी, डेल्टा एच डबल डैश इज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एस एक्टिवेशन इज एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है सब? सिंपल पॉइंट्स है। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। लिखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इतना हो गया नोट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मतलब, जो अब तक अपन ने स्टेबिलिटी पढ़ी है, नॉर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। और नेक्स्ट आता है काइनेटिक स्टेबिलिटी, वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब बाद में मतलब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के जस्ट बाद। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑलरेडी तुम्हें पता है, डेल्टा जी नॉट पे डिपेंड करेगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। लिखो फर्स्ट पॉइंट, एक एक पॉइंट नोट करते चलो। डेल्टा जी नॉट रिलेट्स, डेल्टा जी नॉट रिलेट्स to the equilibrium constant of reaction. Delta G naught relates to the equilibrium constant of the reaction, whereas equilibrium constant of the reaction, whereas delta G activation, ये लिखना है delta G activation, whereas delta G activation, ये ऐसे लिखना है डबल डैगर वाला, रिलेट्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा जी एक्टिवेशन रिलेट्स टू द रेट ऑफ रिएक्शन।
डेल्टा जी नॉट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता चलता है और फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से रेट का पता चलता है। सिंपल है। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, thermodynamic stability of a compound is indicated by delta G naught. Thermodynamic stability of a compound is indicated by delta G naught. नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है तो क्या होगा, क्या स्टेबल होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? डेल्टा जी नॉट अगर निगेटिव है, यहां से मैं स्टार्ट करूं और इधर ये निगेटिव डेल्टा जी नॉट आ रहा है, कम एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव, ये पॉइंट्स अभी इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि बाद में मैं कहीं पे भी ये वापस नहीं बताऊंगा कि क्यों मैं इसको स्टेबल कह रहा हूँ। ठीक है, एक ही सिंगल टाइम ही बता रहा हूँ, तो ये सब लिखो, एक ही बार लिखना है, उसके बाद कभी नहीं लिखना है। इफ डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव, द प्रोडक्ट इज थर्मोडायनामिकली, डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव, देन द प्रोडक्ट इज thermodynamically stable, then the product is thermodynamically stable compared with the reactant. Thermodynamically stable compared with the reactant. Thermodynamically stable compound compared with the reactant. प्रोडक्ट इज थर्मोडायनामिकली स्टेबल होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो क्या स्टेबल होगा, जैसे इधर ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, क्या स्टेबल होगा, रिएक्टेंट स्टेबल होगा। डेल्टा जी नॉट अगर पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ डेल्टा जी नॉट इज पॉजिटिव, if delta G naught is positive, the product is thermodynamically, delta G naught is positive, the product is thermodynamically, क्या आएगा वर्ड, अनस्टेबल आएगा। ठीक है, the product is thermodynamically unstable compared with the reactant या एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है ये, यहां तक क्लियर है? थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बाद नेक्स्ट है अपने पास काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसको अभी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ लो, क्योंकि कुछ एक महीने के बाद वापस से इसका यूज होगा, तब मैं समझाऊंगा नहीं बाद में। काइनेटिक स्टेबल क्या है, फाइंड काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट या फाइंड थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट, उसमें मैं ये एज्यूम करूंगा तुम्हें ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से क्लियर है। तो जो भी पूछना है अभी पूछो, बताता हूँ पहले तुम्हें। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो बहुत इजी है, जिसकी भी फ्री एनर्जी कम है वो थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट, काइनेटिक स्टेबिलिटी इसलिए आती है, रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो कम रिएक्टिव होगा वो काइनेटिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो काइनेटिकली कम स्टेबल होगा। जैसे दो रिएक्शन, जैसे इसमें अगर देखो, डेल्टा जी एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम होगी, लेस होगी, काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अगर इसकी वैल्यू लेस है, या इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ स्मॉल वैल्यू है, तब क्या होगा, अपना रिएक्टेंट स्टेबल थोड़ी ना होगा। ये वैल्यू अगर कम आ रही है, मतलब उसके लिए एनर्जी का बैरियर बहुत कम है। एनर्जी का बैरियर अगर कम है तो इजीली एनर्जी का बैरियर क्या कर देगा,
क्रॉस कर देगा। एनर्जी का बैरियर अगर वो स्मॉल बैरियर ले रहा हूं मैं, स्मॉल बैरियर, तो क्या होगा, अगर ये एनर्जी का बैरियर स्मॉल है तो क्या होगा, रिएक्टेंट अपना इजीली इसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। रिएक्टेंट क्रॉसेस द स्मॉल बैरियर वेरी इजीली, तो ये क्या होगा, रिएक्टिव होगा। स्मॉल बैरियर, ये अगर स्मॉल वैल्यू है तो ये रिएक्टेंट अपना क्या होगा, रिएक्टिव है, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फास्ट है, फास्ट रिएक्ट करेगा, फास्ट रिएक्शन होगी उसकी। अगर ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है तो उस केस में वो काइनेटिकली स्टेबल है क्या, नहीं है, ये क्या होगा, काइनेटिकली अनस्टेबल होगा, काइनेटिकली अनस्टेबल। और अगर मैं फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखूँ, लार्ज वैल्यू, लार्ज बैरियर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब लार्ज बैरियर या हाई बैरियर फॉर रिएक्टेंट टू मूव टुवर्ड्स प्रोडक्ट। अगर एनर्जी का बैरियर बहुत ज़्यादा है तो उसको क्रॉस करना इजी है क्या, नहीं है, डिफिकल्ट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस लार्ज एनर्जी बैरियर। अगर ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना डिफिकल्ट है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या आएगा अपने पास, लेस रिएक्टिव आएगा या अनरिएक्टिव आएगा, लेस रिएक्टिव। इधर मैं कर देता हूं हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, इधर लेस रिएक्टिव या अनरिएक्टिव कर देता हूं, ठीक है। ये अगर कम रिएक्टिव है तो मैं इसे क्या कहूंगा, इट इज काइनेटिकली स्टेबल, ठीक है। तो ये क्या आएगा, काइनेटिकली लार्ज अगर बैरियर आ रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो गई। रिएक्टिविटी अगर कम है तो ये क्या है, काइनेटिकली स्टेबल है, ये अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, काइनेटिकली स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है, एक एक पॉइंट नोट करो, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर मैं ग्राफ से भी समझाता हूं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कंपेयर टू किसी और के साथ कंपेयर होता है, ठीक है। काइनेटिक स्टेबिलिटी भी प्रोडक्ट के लिए भी आ सकती है, रिएक्टेंट के लिए भी आ सकती है। जो तुम्हारा डाउट है थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट नोट करो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड is indicated by, kinetic stability of compound is indicated by delta G activation. Free energy of activation is indicated by delta G activation. Next point, if delta G activation, ये सिंबल यूज करना है हर बार, if फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पूरा मैं कहूंगा फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो मैं लिखना इतना ही है, इज लार्ज द कंपाउंड इज काइनेटिकली स्टेबल, द कंपाउंड इज काइनेटिकली स्टेबल बिकॉज इट इज नॉट वेरी रिएक्टिव, it is kinetically stable because it is not very reactive. Compound is kinetically stable because it is not very reactive. डेल्टा जी एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा है तो कंपाउंड क्या होगा, काइनेटिकली स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, नॉट वेरी रिएक्टिव। क्लियर है। Next point, if delta G activation, free energy of activation is small, if delta G double dagger is small, the compound is kinetically unstable. If free energy of activation is small,
The compound is kinetically unstable as it is reactive. Compound is kinetically unstable as it is reactive. As it is reactive. डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर स्मॉल है तो कंपाउंड क्या होगा, रिएक्टिव होगा और काइनेटिकली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। और अगर कहीं पे सिर्फ वर्ड लिखा है स्टेबिलिटी, तो कौन सी स्टेबिलिटी होगी, ना लिखा है वर्ड थर्मोडायनामिक, ना लिखा है काइनेटिक, सिर्फ अगर कहा है कंपेयर स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ही कंपेयर करनी है, ठीक है। नॉर्मल स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, जनरली द टर्म स्टेबिलिटी इज यूज्ड फॉर thermodynamic stability. Generally the term stability is used for thermodynamic stability. 4 ग्राफ बनाता हूं जिससे तुम्हें हर एक माइंड में जो भी तुम्हें डाउट आया है वो क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक्स भी क्लियर होगा, थर्मोडायनामिक्स भी क्लियर हो जाएगा। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ग्राफ की। इधर मैं करता हूं फ्री एनर्जी, सबके लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्री एनर्जी होगा, और इधर क्या होगा, हर एक में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा। चारों ग्राफ में रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, क्लियर है ये। और रिएक्शन एक्सर्गोनिक कब होगी, जब डेल्टा जी नॉट निगेटिव हो। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं अ फास्ट एक्सर्गोनिक रिएक्शन का, फास्ट एक्सर्गोनिक रिएक्शन का ग्राफ किस वे में आएगा। यहां पे मैं लेता हूं रिएक्टेंट, इधर कर देता हूं मैं रिएक्टेंट इधर। ग्राफ देखो, एक्टिवेशन एनर्जी तो मुझे कम लेनी पड़ेगी तभी रिएक्शन फास्ट होगी, तो इसका ग्राफ आएगा कुछ, थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी, चाहे तो और कम कर देता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम, और इधर ये अपना प्रोडक्ट बना। डेल्टा जी एक्टिवेशन क्या है इसमें, स्मॉल है, ये है अपना डेल्टा जी एक्टिवेशन, ये वैल्यू क्या है, डेल्टा जी एक्टिवेशन, ये क्या है, स्मॉल, और इधर ये क्या है, डेल्टा जी नॉट, निगेटिव डेल्टा जी नॉट है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तभी तो रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगा। ये इधर वैल्यू माइनस इंटू माइनस सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है, क्लियर है ये। सेकंड में करता हूं फास्ट एंडरगोनिक रिएक्शन कैसी होगी। फास्ट एंडरगोनिक रिएक्शन, यहां पे ये है अपना इधर रिएक्टेंट, फास्ट भी चाहिए और एंडरगोनिक भी चाहिए। फास्ट एंडरगोनिक रिएक्शन, फास्ट मतलब थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी और एंडरगोनिक भी है, क्लियर है ये। तो ये फास्ट एंडरगोनिक के लिए ये अपना स्मॉल है, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आएगा, और ये स्मॉल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, डेल्टा जी प्लस प्लस भी ये क्या है, स्मॉल है। नेक्स्ट ग्राफ करता हूं मैं, इसी के नीचे ड्रॉ करूंगा, इधर ड्रॉ करता हूं स्लो एक्सर्गोनिक के लिए। स्लो एक्सर्गोनिक रिएक्शन स्लो भी होनी चाहिए और एक्सर्गोनिक भी होनी चाहिए। स्लो एक्सर्गोनिक रिएक्शन, स्लो रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तभी ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। स्लो एक्सर्गोनिक मतलब डेल्टा जी नॉट निगेटिव आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट यहाँ पे निगेटिव है, और डेल्टा जी एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है,
क्लियर है ये? और स्लो करता हूं एंडरगोनिक, अभी तो तुम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ। स्लो रिएक्शन विच इज एंडरगोनिक, स्लो एंडरगोनिक रिएक्शन। यहां पे मैं लेता हूं रिएक्टेंट, यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे रहेगा कुछ, ठीक है। स्लो के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, ये है अपना डेल्टा जी, और एंडरगोनिक के लिए डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, प्लस कर देता हूँ, इधर भी आएगा प्लस। क्लियर है? तो इसमें काइनेटिकली स्टेबल, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी तो एकदम क्लियर है। कौन कौन से प्रोडक्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल आएंगे, इनको अगर मैं ए बी सी डी करूं, ए करता हूं, इसको मैं करता हूं ए रिएक्शन बी, रिएक्शन सी एंड रिएक्शन डी। इसमें किस किस रिएक्शन के प्रोडक्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है? ए में है और सी में भी है। एक्सर्गोनिक रिएक्शंस जो भी है उनके प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं? थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। चाहे तो इधर क्वेश्चन करता हूं, रिएक्शंस हैविंग थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट्स, आंसर आ जाएगा ए एंड सी। इनकी एनर्जी देखो, इसकी भी कम है, इधर कम है। थर्मोडायनामिकली अगर अनस्टेबल कहा है तो फिर आंसर आ जाता बी एंड डी। ये तो क्लियर है। अभी देखो काइनेटिक स्टेबल कौन से है? रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। रिएक्टेंट की अगर रिएक्टिविटी देखनी है तो रिवर्स डायरेक्शन में देखो, कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में जाती है। तो इसमें, ठीक है, नोट कर लो पहले, इस पे कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिएक्शंस हैज अ प्रोडक्ट हैज अ थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज अ थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट? विच ऑफ द रिएक्शंस हैव थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट? किस किस में थर्मोडायनामिकली स्टेबल प्रोडक्ट है? आंसर क्या आएगा? इसका तो आंसर मैंने बता ही दिया है, ए एंड सी आएगा। आंसर है इसका ए एंड सी। सेकंड क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन करो, विच ऑफ द रिएक्शंस हैज द मोस्ट काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट? Which of the reactions has the most kinetically stable product? Most kinetically stable product किसका होगा? देखो, प्रोडक्ट की काइनेटिक स्टेबिलिटी अगर देखनी है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी देखो, इधर से फिर बैकवर्ड रिएक्शन देखनी पड़ेगी। प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी जैसे इधर से देखोगे तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, इधर से देखोगे तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जिसकी होगी वो काइनेटिकली क्या होगा? विच ऑफ द रिएक्शंस हैज द मोस्ट काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट? जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी वो मोस्ट काइनेटिकली स्टेबल आएगा। क्या आएगा आंसर? सी होगा। सी के लिए देखो, काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन की फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसके लिए मैक्सिमम है? सी के प्रोडक्ट के लिए इतनी ज्यादा आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट अगर कहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को देखना पड़ेगा, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा आ रही है, ये इतनी आ रही है, इधर से लेके इतनी आ रही है। बाकी सब में देखो प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है। क्लियर है? सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, सी में आएगी, तो आंसर आ जाएगा इसका सी। क्लियर है?
Which of the following reactions has the most kinetically stable product? Higher the free energy of activation, greater will be the stability of product. लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करनी पड़ेगी, इसको इधर से अगर इधर जाना है इतना एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। क्लियर है? चारों में कंपेयर करना है और सब में ये एज्यूम करना है सब में ये लेंथ सेम ही दी है, मतलब सब ग्राफ में स्केल सेम यूज किया है, इन द सेम स्केल। इन हाउ मेनी रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैव काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट? मोस्ट अभी पूछा है मोस्ट काइनेटिकली स्टेबल, तो आंसर आया सी। सिर्फ अगर पूछता काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट तो आंसर आता डी एंड सी। और अगर यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए अगर पूछता फिर भी आंसर आता डी एंड सी। ठीक है, क्लियर है? ये भी काइनेटिकली स्टेबल है, ये भी काइनेटिकली स्टेबल, इनके प्रोडक्ट भी काइनेटिकली स्टेबल है और रिएक्टेंट भी काइनेटिकली स्टेबल ही है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी से देखना है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इधर से इधर, इधर से इधर आएगी, इधर से इधर। अगर ऐसे आता है कंपेयर काइनेटिक स्टेबिलिटी, जैसे डी के लिए अगर मैं पूछूं कंपेयर काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट होगा, क्योंकि इसको अगर यहां से इधर जाना है इतना एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए बस इतना एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट इज काइनेटिकली मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। क्लियर है अभी? स्टेबल इज काइनेट, प्रोडक्ट इज काइनेटिकली स्टेबल। तो अगर रिस्पेक्टिव रिएक्शन देगी तो ए और सी होगा ना, क्योंकि ए में उसके रिस्पेक्टिव फिर वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी। अगर देखना है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी उनके लिए काइनेटिक स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द रिएक्शंस हैज द which of the reactions has the least kinetically stable product? Which of the reactions has the least kinetically stable product? Least kinetically stable product किस रिएक्शन के लिए है? क्या आएगा आंसर? इधर देखो, इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी बस इतनी ही है, तो ये क्या हो जाएगा? लीस्ट काइनेटिकली स्टेबल, या काइनेटिकली ये अनस्टेबल होगा, तो बहुत ज्यादा इजीली इधर पीछे रिएक्ट होके जा सकता है। क्लियर है? और भी अगर कुछ कंपैरिजन करना है तो फिर वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, फिर तुम कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? काइनेटिकली स्टेबल मतलब जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो, बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिर प्रोडक्ट के लिए अगर देख रहे हो तो रिवर्स डायरेक्शन में देखो, रिएक्टेंट के लिए अगर देख रहे हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो। ये वाले अपने काइनेटिकली स्टेबल आ रहे हैं दोनों रिएक्टेंट, क्योंकि ये स्लो रिएक्ट कर रहे हैं। ये दोनों रिएक्टेंट काइनेटिकली अनस्टेबल होंगे क्योंकि ये फास्ट रिएक्ट करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी इन दोनों में स्मॉल है। क्लियर है? ड्रॉ अ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट इज थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एंड काइनेटिकली भी अनस्टेबल होना चाहिए। किस वे में आएगा ग्राफ? थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इधर अगर फ्री एनर्जी है
और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट से, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी, तभी वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। काइनेटिकली अगर अनस्टेबल चाहिए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, कम होगी ना। तो ये ग्राफ आएगा कुछ इस वे में। देखो ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंपैरिजन में थर्मोडायनेमिकली एनर्जी इसकी ज़्यादा है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, और इधर से इजीली रिएक्ट हो सकता है, तो ये क्या होगा, काइनेटिकली भी अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट मैं करता हूँ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज थर्मोडायनेमिकली तो अनस्टेबल होगा, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, फ्री एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन काइनेटिकली अगर स्टेबल चाहिए तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट इज काइनेटिकली अनस्टेबल तो ज़्यादा एनर्जी आएगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा, सॉरी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ये कंपेयर की तो इससे प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल आया। काइनेटिकली स्टेबल है या नहीं, काइनेटिकली तो स्टेबल होगा ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसके लिए इतनी ज़्यादा आ रही है, और प्रोडक्ट के उसके लिए कम आ रही है कंपेयर टू प्रोडक्ट ना। कंपेयर एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कहा ही नहीं गया है। हमसे लेकिन प्रोडक्ट काइनेटिकली स्टेबल है अनस्टेबल है, उसके रिएक्टेंट के कंपैरिजन में देखेंगे ना हमेशा। नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में नहीं देखना है। यहाँ पे बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर काइनेटिकली स्टेबल, ये क्लियर है। चाहे तो इधर एक नोट भी कर लो, ये बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर काइनेटिकली स्टेबल है, दोनों काइनेटिकली स्टेबल, क्लियर है ये। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी तो दोनों की रिलेटिव एनर्जीज पे डिपेंड करती है, काइनेटिक स्टेबिलिटी एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। दोनों के लिए अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो दोनों क्या होंगे, काइनेटिकली स्टेबल होंगे। अभी तो क्लियर है या नहीं है कॉन्सेप्ट। काइनेटिक स्टेबिलिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत हाई होगी, क्लियर है। एज कंपेयर टू रिएक्टेंट फिर ग्राफ ही नहीं बनता उसका, ठीक है। पहले केस में अगर देखोगे तो इसके लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी कम, इसके लिए तो बहुत ही कम, तो दोनों काइनेटिकली अनस्टेबल कह सकते हो, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है इनके रिलेटिव एनर्जीज पे, और रेट या काइनेटिक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना है, ठीक है।